Good morning, students. Welcome to Shiva Academy. I am Yashanvi Agarwal here to teach you about the CRPC. बेटा CRPC एक प्रोसीजर लॉ है. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा CRPC उन्हें सिर्फ यही पता होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा. ठीक है, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो नए बच्चे हैं, जो CRPC के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, उनके लिए भी है जो अपना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए CRPC का रिवीजन करना चाहते हैं. ठीक है, CRPC को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड समझें. ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री समझाऊंगी CRPC की. आगे आगे धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे. ठीक है, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए, कहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ CRPC. हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमें लॉ के बारे में जानना पता होना चाहिए कि लॉ हमारा वास्तव में क्या होता है. ठीक है, अनऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री. एक ऑफिशियल रूल होता है. लॉ क्या होता है? एक ऑफिशियल रूल किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, और अ स्टेट या फिर किसी भी स्टेट का, मतलब कि राज्य का. दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू. जो कि हमें क्या बताता है, लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें क्या बताता है, लॉ बताता है. ठीक है, फर्दर बाद में हमने लॉ को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो सब्सटेंसिव लॉ और एक है हमारा प्रोसीजर लॉ. ठीक, सब्सटेंसिव लॉ कौन सा लॉ होता है? जिसमें हमारे राइट्स दिए रहते हैं, डेफिनेशंस ऑफ लॉ दिया जाती है. जैसे कि कोई क्राइम हुआ, जैसे हमारा IPC है, किसी ने चोरी करी तो चोरी की जो धारा है कि कौन सी धारा लगेगी चोरी करने पर, क्या पनिशमेंट मिलेगा, वो हमारा किसमें डिफाइंड है? IPC में. अब वो हमारा क्या है? सब्सटेंसिव लॉ. ठीक है, तो सब्सटेंसिव लॉ में डेफिनेशन ऑफ लॉ और IPC, ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एटसेट्रा जो भी आपने पढ़े होंगे ये या आगे पढ़ेंगे, वो हमारे क्या है? सब्सटेंसिव लॉ. हमारा प्रोसीजर लॉ. प्रोसीजर लॉ क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सटेंसिव लॉ इन कोर्ट. कोर्ट में जब हम जाते हैं अपना मुकदमा लेकर, अपना केस लेकर, तो बिना इसके, बिना प्रोसीजर लॉ के हमारा सब्सटेंसिव लॉ, हमारा ये वाला लॉ हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. एग्जीक्यूशन के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रोसीजर लॉ की जरूरत है. अब हमारा जो प्रोसीजर लॉ है, हमने तीन भागों में बांट रखा है, CPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट. CPC हमें क्या बताती है? राइट्स एंड प्रॉपर्टी, कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या प्रॉपर्टी के बारे में. ये हमारा CPC क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड. ठीक है, सिविल मामले मतलब कि दीवानी मामले के बारे में बताती है हिंदी में अगर हम कहें तो. CRPC हमें बताता है ऑफेंसेस के बारे में. ऑफेंसेस जो हमने कहाँ देखते हैं, हम ऑफेंसेस कौन सा ऑफेंसेस है? सब्सटेंसिव लॉ में. उसका प्रोसीजर कहाँ होगा? CRPC में. ठीक है, और इंडियन एविडेंस है. एविडेंस को बोलते हैं, ये सबूतों को इकट्ठा करने में जरूरी है दोनों के. यूटिलिटी क्या होती है? किसकी यूटिलिटी की बारे में बात कर रहे हैं हम? CRPC की यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. विदाउट प्रोसीजर लॉ सब्सटेंसिव लॉ कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड. बिना प्रोसीजर लॉ के सब्सटेंसिव लॉ हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. अब हम थोड़ा सा जुडिशियल डेवलपमेंट देख लेते हैं. जुडिशियल डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे तो हमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक ओल्ड और एक न्यू CRPC. पहले जो आज की CRPC हम फॉलो करते हैं, उससे पहले हमारी कौन सी CRPC थी? वो ओल्ड थी. तो वो पहले कब कोडिफाइड हुई? फर्स्टली कोडिफाइड इन 1898. पहला जो CRPC हमारा कोडिफाइड हुआ, पहले वो अनकोडिफाइड थी. कोडिफाइड और अनकोडिफाइड क्या होता है? कोडिफाइड मतलब लिखी हुई, वो 1898 में हुई पहली बार. फर्स्टली अमेंडेड. अमेंडमेंट कब हुआ इसमें? 1923 में हुआ. मेजर अमेंडमेंट कब हुआ? 1955 में हुआ, जिसमें कि क्या हुआ? फर्स्ट लॉ कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया था. फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था. मेजर अमेंडमेंट कब हुआ? 12 दिसंबर 1973 में. ठीक है, इसमें क्या हुआ? 125 अमेंडमेंट हुए, जिसके बाद हमारा एक नया प्रारूप हमारे पास आया हमारी CRPC का. पहले CRPC में सेक्शन होते थे 565 और शेड्यूल 5. अगर हम नई CRPC की बात करें
तो नई सीआरपीसी में प्रेसिडेंट की एसेंट जो मिली थी 25 जैन 1974 में मिली थी। अनफोर्स कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1974 में, और इसे हम एक्ट नंबर 2 कहते हैं ऑफ 1974। एक्ट नंबर 2 मतलब कि इस वाले ईयर में 1974 में बहुत सारे एक्ट पास हुए होंगे जिसमें कि सीआरपीसी हमारा दूसरे नंबर पे पास हुआ था, तो ये कहते हैं एक्ट नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन कितने हो गए अब? 484, मतलब कि घट गए हमारे सेक्शन। पहले कितने थे? 565 थे, अब कितने हो गए? 484। पहले शेड्यूल कितने थे? 5 शेड्यूल थे, अब कितने होगा? 2 शेड्यूल है, जिसमें कि हमारे चैप्टर कितने हैं? 37 चैप्टर हम पढ़ेंगे सीआरपीसी में, 484 सेक्शन पढ़ेंगे और 2 शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल हमारा क्या है? पहला शेड्यूल है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस और दूसरा शेड्यूल हमारा है फॉर्म्स। फॉर्म्स में हम 56 फॉर्म्स पढ़ेंगे। फॉर्म्स क्या होती है कि हमें कोई क्राइम हुआ तो हम कैसे कैसे लेकर जाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या लिखते हैं, ये 56 हमारी फॉर्म्स हैं। ठीक, चल बेटा, अब इससे आगे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरपीसी। उद्देश्य क्या है सीआरपीसी के? ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। ट्रायल शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस। जो ट्रायल है वो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस क्या है? सबको पता होगा नेचुरल लॉ क्या होता है। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, ये सब। ठीक है, उसमें जो है ट्रायल जो है नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग होगा। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल शुड नॉट बी डिले। जो सीआरपीसी का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, इन्वेस्टिगेशन होता है जांच हिंदी में, उसमें और ट्रायल में, जो कोर्ट में ट्रायल होता है उसमें डिले ना हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले होगा तो वो जस्टिस नहीं होगा, कुछ न्यायाधीश का ये मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा अजल गुरु, हैंग आफ्टर 8 years। अजल गुरु को फांसी कब दी गई? 8 साल के बाद, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में डिले होती रही, इस वजह से। ठीक, मस्ट बी इजी एंड इक्वल एंड फास्ट फॉर एवरीवन। जो सीआरपीसी का एक तीसरा उद्देश्य है ये है कि जो सीआरपीसी का उद्देश्य है कि ये इजी होना चाहिए, प्रोसीजर इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि पुअर्स के लिए कुछ और है और रिच के लिए कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं। इजी होना चाहिए कि जो लेमैन है, कॉमन मैन है, आम लोग हैं, उन्हें भी समझ आ जाए। और फास्ट होना चाहिए। फास्ट क्यों होना चाहिए? जिससे कि हमें जल्दी क्या मिल सके? न्याय मिल सके, जस्टिस हो सके हर एक को। जैसे कि कसाब के भी केस में हमने क्या करा था? इक्वल ट्रीट करा था। वो आतंकवादी थे, टेररिस्ट था, तब भी। एडवांटेजेस ऑफ न्यू सीआरपीसी। जो एडवांटेजेस है, फायदे क्या क्या लगे हमें न्यू सीआरपीसी के आने से? बहुत सारे हैं। सो सिंपल, एक तो वो सिंपल हो गया, पहले हमारे 565 सेक्शन से अब 484 हो गए, 5 शेड्यूल से, और अब कितने हो गए? 2 शेड्यूल। हमने पहले भी पढ़ा था सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कोर्ट। पहले हमने पढ़ा था जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट और जुडिशियल कोर्ट एक मानी जाती थी, लेकिन अब क्या है? वो अलग अलग है, उनका सेपरेशन हो गया। जो एग्जीक्यूटिव है वो वर्क सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करेगी, लेकिन किसके लिए करेगी? पहली बात स्टेट के लिए करेगी। दूसरी बात, पावर जो उसे कहां से मिली? स्टेट से उसे पावर मिली अपनी। ठीक है, वर्क अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। जुडिशियल कोर्ट भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, लेकिन वो क्या करेगी? जस्टिस करेगी। और इसका काम क्या है? मेंटेन पीस इन पब्लिक। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, चप्पे चप्पे पे कौन खड़ा है? जज खड़े हैं? नहीं, उनका सिर्फ काम है जस्टिस करना। में पीस कौन करेगा? पुलिस। ये क्या लिखा है? सीआरपीसी में लिखा है। किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है? सीआरपीसी के लिए। हम किसकी जनता है? स्टेट की जनता है, तो हमारे लिए कौन करेगी? पुलिस करेगी। एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसका एग्जीक्यूशन होना, जितनी भी नीति आती है, नई पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की, उनका। और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी है इसका। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना आप, अदरवाइज आप हमारे नोट्स से ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, दोनों ही नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाउनलोड कर लेना। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल होगा तभी तो हमें जस्टिस मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ? स्पीडी ट्रायल आया। अब जो चार्जशीट है, अब न्यू सीआरपीसी में क्या है कि चार्जशीट कितने दिनों में सबमिट होना चाहिए?
90 डेज में हीनियस क्राइम, जो बड़े क्राइम होते हैं उसमें, और 60 डेज में जो सिंपल क्राइम होता है उसके केस में। कॉजेज ऑफ अरेस्ट मस्ट बी इन्फॉर्म, जो कॉजेज है अरेस्ट का कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है वो जानने का अधिकार है। जिसे हम अरेस्ट कर रहे हैं वो जान सकता है कि मुझे किस गुनाह के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ये सीआरपीसी में बताया गया। फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर, जब हम एफआईआर कराते हैं कोई भी क्राइम होता है उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो हमें एक कॉपी देते हैं और हमें पढ़ के सुनाते हैं कि उन्होंने एफआईआर में क्या लिखा। ठीक है हमारी। फ्री लीगल एड, जो लोग पुअर्स होते हैं उनके लिए फ्री लीगल एड्स है। जैसे कि कुछ पुअर्स लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि प्राइवेट लॉयर्स की फीस वगैरह बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो उन्हें फ्री लीगल एड मिल जाती है। जैसे सरकारी वकील तो उनमें होगा एपीओ, एपीपी, ये सब। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन, जो स्पेशल प्रोविजन बनाया गया वुमेन के लिए और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए। जैसे कि दिन छिपने के बाद और दिन निकलने से पहले तुम किसी भी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने का अधिकार महिलाओं को सिर्फ वुमेन्स को एक वुमेन ही करेगी, ये सब चीजें एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है उसके अलावा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सीआरपीसी में कि कौन कौन सी है या क्या है, कब पढ़ सकते हैं। और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी जूरी सिस्टम हैज डिस्प्लेस, जूरी सिस्टम जो है अब वो डिस्प्लेस हो गया। जैसे कि तुमने रुस्तम में भी देखा होगा जूरी सिस्टम, ठीक है, तो अब वो डिस्प्लेस हो गया, अब नहीं। अब हमारा क्या है, जज पैनल है, जज की पैनल बैठती है, बेंचेस बैठती हैं। बेल एज राइट इन सर्टेन ऑफेंसेस, जो बेल कराने का हमारा अधिकार है, हम बेल दे सकते हैं कुछ ऑफेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं में, जो कि हमें सीआरपीसी में लिखा है कि किस अगर हमने कोई अपराध किया है, किस अपराध के लिए हमें बेल ग्रांटेड होती है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सीरीज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।